किस रिजीम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है? इनकम 12,75,000 तक है तो ऑफ कोर्स आपको न्यू टैक्स रेजिम में ब्लाइंडली जाना चाहिए। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। आपके पेरेंट्स का एज अगर 60 ईयर से कम है तो उनका भी जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं दैट अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लोअर आप उतना डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। होम लोन लेने वालों को क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि आप वहां रहते हो तो आप उस पर 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हर साल आईटीआर भरते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या न्यू टैक्स रिजीम, एचआरए कैसे क्लेम करें, होम लोन का टैक्स बेनिफिट कैसे लें और नौकरी बदलने पर किन बातों का ध्यान रखें। तो अगर आप भी हर साल इन्हीं सवालों में कंफ्यूज रहते हैं तो आज हमारे साथ हैं सीए रजत जायसवाल, जिनसे हम पूछेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। हाय रजत, वेलकम टू जी बिजनेस। हाय रजत, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि टैक्स बचाने के सबसे आसान तरीके क्या होते हैं? टैक्स बचाने के मेजरली 4 तरीके हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट्स करना। एटीसी सेक्शन 80C हमारा ऑलरेडी है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शंस है पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगता है आप एटीसी में ले सकते हैं। ये सबसे पॉपुलर रूट है। दूसरा तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके लिए जो है अंडर सेक्शन 80D के। इसमें आप खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए 25,000 ईच डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं उनके लिए। तीसरा तरीका है एनपीएस में इन्वेस्ट करना अंडर सेक्शन 80CCD 1B। इसके अंडर हमें एडिशनल 50,000 का डिडक्शंस मिलता है जो 80C से ओवर एंड अबव है, उसके 1.5 लाख से ओवर एंड अबव है। चौथा तरीका है होम लोन लेना। अगर आपका ऑलरेडी कोई होम लोन चल रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं कोई होम लोन लेने का तो उसके प्रिंसिपल जो आप रीपेमेंट करेंगे उस पर आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा और तो और उसका जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर आपको सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे तरीके सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है। न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट सारे डिडक्शंस नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम हमें एनकरेज करता है कि हम पूरा इनकम को अपने टैक्स में लाएं एंड स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स भरें। तो अब अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रेजिम्स के टैक्स सिस्टम को समझते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम जैसे कि नाम कहता है कि ये पुराना सिस्टम है और जो डेकेड से चला आ रहा है। न्यू टैक्स रेजिम अभी हमारा एक नया सिस्टम है। जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें डिडक्शंस मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है मेजरली। ओल्ड टैक्स रेजिम के जो स्लैब्स है वो कुछ ऐसे दिखते हैं। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स हमें देना होता है। 5 लाख से 10 लाख अगर हमारा इनकम है तो इस इनकम ब्रैकेट में 20% हमें टैक्स देना होता है बिटवीन 5 to 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर है तो 30% हमें टैक्स देना होता है। और न्यू टैक्स रेजिम में जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है, अप टू 4 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, जीरो टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख तक हमें 5% टैक्स देना होता है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स देना होता है। 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स देना होता है। 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स देना होता है। 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स देना होता है एंड 24 लाख से ऊपर जो भी इनकम हो उस पर हमें 30% टैक्स देना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे ब्रेकअप है न्यू टैक्स रेजिम में। एंड जस्ट बाय लुकिंग एट दिस स्लैब आप कह सकते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम लुक्स ल्यूक्रेटिव एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। ओके, सो नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज़, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये आपसे लोगों ने पूछे होंगे और वो ये है कि किस रिजीम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है? सो ये सवाल तो मुझे ऑलमोस्ट सारे सैलरीड एम्प्लॉय, सारे बिजनेस ओनर्स हमेशा पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कोई एक ऐसा मैजिक कैलकुलेशन बताओ जिससे हमें पता चल जाए कि न्यू टैक्स रेजिम लूँ या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम लूँ। बट एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके डिडक्शन से। मैं आपको प्रैक्टिकली अगर एक थंब रूल बताऊँ तो कि अगर आपका कुछ भी डिडक्शंस नहीं है, आप एटीसी में कुछ भी डिडक्शंस वगैरह कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजिम में आपको हमेशा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में
अप टू 12 लैक्स अगर आपका इनकम है तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा एंड कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एंड 12 लैक्स से ज़्यादा भी है तो जैसे कि मैंने आपको स्लैब समझाया, स्लैब के तहत आपका जो टैक्स आउटपुट होगा वो हमेशा कम होगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई, अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो ऑफ कोर्स आपको न्यू टैक्स रेजिम में ब्लाइंडली जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 12 लैक्स तक तो 87A का रिबेट मिलेगा, प्लस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 75,000 का, तो आपका टैक्स जीरो हो जाता है। रूल नंबर 3, अगर आपके पास बड़े डिडक्शंस हैं जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट है 2 लाख का, HRA है 2 लाख का, ATC है 1.5 लाख का, ATD है 50,000 का, तो ओल्ड टैक्स रेजिम विल ऑलवेज बी बेटर। बट हाँ, आपको फिर भी डिलीजेंटली एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किस ओल्ड रेजिम में या न्यू रेजिम में, स्लैब में जा करके आपका किस में टैक्स आउटपुट सबसे कम आ रहा है। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं ELSS की, PPF की और NPS की, तो इनमें क्या अंतर है और अगर मुझे टैक्स बचाना है तो मैं किसको चुनूं? तो ये जो 3 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपने जो बताया, ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है ATC के अंडर। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर करे तो करे किस में इन्वेस्टमेंट। तो चलिए एक एक को पहले ध्यान से समझते हैं कि ठीक है। ELSS क्या होता है। ELSS का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड ही है जो मोस्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है आपका पैसा। इसका लॉक इन पीरियड होता है, इसका लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है जो है 3 इयर्स। तो इसका रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है और अराउंड हमें ये 12 से 15% का रिटर्न दे देता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन सिंस ये मार्केट लिंक्ड होता है इसलिए इसका रिस्क भी हाई होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो यंग है, जो रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचते हैं। दूसरा कि जैसे आपने कहा वो है PPF, Yes. विच इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF एक गवर्नमेंट बैक्ड है इसलिए ये बिल्कुल सेफ है, बट इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है, बहुत ही लंबा है। बट इसका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम है। इसका इंटरेस्ट रेट अभी जो करंट है वो है 7.1%। बट एक फ़ायदा है कि इसका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। इसका मतलब है आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तीसरा है NPS, विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS एक ऐसा पेंशन स्कीम है जिसका लॉक इन 60 ईयर्स तक चलता है। मतलब जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाओगे तब तक आपके पैसा लॉक्ड इन ही रहेगा। तो NPS का बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही है। बट एडवांटेज ये है कि ATC का जो 1.5 लाख का डिडक्शन होता है, ओवर एंड अबव 50,000 का एडिशनल डिडक्शन ये हमें देता है अंडर सेक्शन 80CCD 1B। इसका रिटर्न भी मार्केट लिंक्ड है और ये हमें हिस्टोरिकली अराउंड 10 से 12% रिटर्न्स दे देता है। तो अभी आपका सवाल होगा कि कौन सा चुने। मेरा सजेशन है कि आप तीनों का कॉम्बिनेशन चुनिए। ELSS में अराउंड 40% आप इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि उधर हाई रिटर्न है, क्योंकि उधर हाई रिटर्न आपको मिलेगा विद लो लॉक इन। PPF में 30% तक इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि वो सेफ है और आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेगा। और NPS में 30% रिमेनिंग कर दीजिए बिकॉज ऑफ एडिशनल 50% बेनिफिट। अब अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस पर मुझे कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है? तो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट को समझने के लिए हमें 2 केस लेना होगा। केस नंबर 1 में अगर आपके फैमिली मेंबर्स सबका एज 60 ईयर से कम है तो आप अराउंड 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? इसमें हम लोग 2 बकेट में समझेंगे। पहला बकेट होता है आपका स्पाउस और आपके चिल्ड्रन, तीनों को मिला करके आप जितने भी प्रीमियम पे करते हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, दैट अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लोअर, वो आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। सेकंड बकेट है आपके पेरेंट्स का। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स का एज अगर 60 ईयर से कम है तो उनका भी जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं दैट अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लोअर, आप उतना डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। एंड एक चीज़ ध्यान रहे, दोनों मिला के डिडक्शन आपका 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। केस 2 है जब आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 ईयर्स से ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देता है। आप खुद तो 25,000 का बेनिफिट ले सकते हैं बट पेरेंट्स के लिए 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी टोटल 75,000 का बेनिफिट है। एक थर्ड केस भी है जहाँ पे अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों का उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है, मतलब आप लोग सब सीनियर सिटीजन है, तो आप खुद के लिए भी 50,000 का ले सकते हैं। मतलब खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए 50,000 का ले सकते हैं
एंड पेरेंट्स के लिए भी 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो टोटल 1 लाख का सेविंग गवर्नमेंट आपको देता है सेक्शन 80D में। अब अगर बात करें होम लोन लेने वालों की, तो होम लोन लेने वालों को क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? तो होम लोन लेने वालों के लिए इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स को हम लोग 3 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट है एटीसी। तो जो भी आप होम लोन रीपे करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, उसका बेनिफिट आपको एटीसी में मिलता है अप टू 1.5 लैक्स। लेकिन अगर आपका एटीसी ऑलरेडी 1.5 लाख से एग्जॉस्टेड है एनपीएस में, ईएलएसएस में, पीपीएफ में, तब आप इसका फायदा नहीं ले सकते। दूसरा बेनिफिट है सेक्शन 24B विच इज इंटरेस्ट रीपेमेंट। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इनकम टैक्स में। तो अगर आप साल में जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो और अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप वहाँ रहते हो, आप उसको रेंट पे नहीं दियो, तो आपको 2 लाख तक का डिडक्शन तो आप उस पर 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखें तो आप 2 लाख से भी ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है सेक्शन 80EEA का, मतलब एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बेनिफिट है जिसमें 1.5 लैक्स का एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शंस मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये स्कीम मार्च 31, 2022 तक जो लोन लिए गए हैं उन्हीं पर अप्लाई होती है। अगर आप नए लोन लिए हैं तो उन पे ये बेनिफिट अप्लाई नहीं होगी। अब अगर हम सैलरीड लोगों की बात करें तो एचआरए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एचआरए का जो क्लेम है वो कैसे करें, और आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गलती कहाँ करते हैं, किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जो है लोगों की मिस्टेक्स हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एचआरए क्लेम? एचआरए को अगर आपको और समझना है तो एचआरए गवर्नड होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर। ये एक बहुत वैल्यूएबल एग्जेम्पशन है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए खासकर। बट आपको कुछ रूल समझना होगा पहले। एचआरए सिर्फ ओल्ड रेजिम में आप क्लेम कर सकते हैं, न्यू रेजिम में नहीं। न्यू रेजिम में आपको जितना भी एचआरए मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होता है। अब ये एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो आपके एचआरए एग्जेम्पशंस इन 3 अमाउंट में से, जो भी मैं बताने वाला हूँ, इन 3 अमाउंट्स में से सबसे लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाली जो अमाउंट आएगी वो आप एचआरए में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। पहला है एक्चुअल एचआरए जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया। सेकंड है जो आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। एंड थर्ड है 50% ऑफ योर सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, या 40% ऑफ योर सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। यहाँ सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है, बल्कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस है। ये मेट्रो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेट्रो सिटी में कौन कौन से सिटीज आते हैं? ये काफी कॉमन कंफ्यूजन है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से पहले मेट्रो सिटी सिर्फ 4 होते थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बट फाइनेंशियल ईयर 26-27 से गवर्नमेंट ने और 4 मेट्रो सिटीज ऐड किया है, विच इज बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद। तो अगर इन 8 सिटीज में आप रहते हैं तो आप 50% ऑफ योर सैलरी क्लेम कर सकते हैं एचआरए, और अगर आप इन 8 सिटीज में नहीं रहते तो 40% ऑफ योर सैलरी क्लेम कर सकते हैं एचआरए। तो ये 3 लिमिट में जो भी अमाउंट लीस्ट आएगा उतना अमाउंट आप एचआरए में क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब अगर हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की, तो क्या इनके लिए जो नियम है टैक्स का वो कुछ अलग है? तो ये वर्क फ्रॉम होम स्पेशली कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो अगर मैं बताऊं, इनकम टैक्स में वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें हमें जाननी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एचआरए और बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी बेनिफिट फॉर वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगी। आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगी। बट अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप फिर भी आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप अपने पेरेंट को, इधर अपने फादर या मदर को आप प्रॉपर रेंट पे कर रहे हैं और उनसे आप रेंट एग्रीमेंट एक प्रॉपर कर रहे हैं। अगर ये ट्रेसेबिलिटी इनकम टैक्स को मिलता है कि हाँ आप प्रॉपर रेंट पे कर रहे हैं, वो बेसिस ऑन प्रॉपर रेंट डीड है एंड आपके फादर आपको रेंट रिसीट दे रहे हैं, देन ऑफ कोर्स जो भी आप पे करेंगे उसका आप एचआरए में बेनिफिट ले सकते हैं। एंड वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ के जो भी इनकम होते हैं, स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स, नॉट फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स, वो 44ADA में अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम पे टैक्स पे करके
बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं तो वो जो भी चेयर्स, लैपटॉप, टेबल, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं टू इन्हांस द बिजनेस, टू इन्हांस द परफॉर्मेंस, उसका वो डिडक्शन ले सकते हैं अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं जाना चाहते। अब अगर हम बात करते हैं इस सिचुएशन की कि कभी फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम जॉब चेंज कर देते हैं, तो ऐसे में आईटीआर भरते समय हमें किन किन चीज़ों का जो ध्यान है वो रखना ज़रूरी है? तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ का ये सबसे कॉमन इशू होता है कि जब भी वो जॉब चेंज करते हैं तो उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अब मेरे पास 2 फॉर्म 16 है, मैं कैसे दिखाऊं इसे, एंड इसी कारण वो गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहला गलती वो क्या करते हैं कि पहले एम्प्लॉयर के साथ वो अपना सारा प्रूफ देते हैं डिडक्शंस वगैरह का, और पहले एम्प्लॉयर 75,000 का वो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि 75,000 इज अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। अभी वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए, वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास जब गए, दूसरे एम्प्लॉयर भी 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर दिया। अभी हुआ क्या, आप ईयर एंड में आपके पास 2 फॉर्म 16 है, एक पुराने एम्प्लॉयर का, एक नए एम्प्लॉयर का, दोनों में आपके पास सेपरेटली 75,000 का डिडक्शंस है, विच इज़ नॉट राइट। नियम बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि आपको एक ही बार 75,000 का डिडक्शन लेना चाहिए था, बट 2 बार हो गया। इसके कारण आपका जो टीडीएस कटा है, जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा आपका, वो कम काटा, एंड रिजल्ट उसका क्या होगा, आपको फिर से उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा जब भी आप जुलाई में अपना रिटर्न फाइल करेंगे, एंड उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसलिए सजेशन यही है कि जब भी आप नए जॉब में जाते हैं तो पूरा डिटेल्स आप शेयर करिए अपने पुराने एम्प्लॉयर का कि उन्होंने कैसे आपके सैलरी पे टीडीएस काटा है, सो दैट दूसरे जो एम्प्लॉयर है वो फिर से 75,000 का बेनिफिट ना दे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सिमिलर ही है कि अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में मुझे 2 अलग अलग कंपनी से सैलरी मिल रही है, तो ऐसे में मैं आईटीआर कैसे भरूं? तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो कंसल्टिंग में हैं या फिर जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, वो पैरेलली 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं। कोई एम्प्लॉय ईयर के बीच में अपने जॉब चेंज करते हैं। दोनों ही सिनेरियो में आईटीआर में दोनों के सैलरी को कंबाइन करके हमें दिखाना होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल से अक्टूबर तक आप कंपनी ए में काम किए, वहाँ पे आपने 6 लाख कमाया, कंपनी ए ने 40,000 टीडीएस डिडक्ट किया, और नवंबर से मार्च तक आपने कंपनी बी में 5 लाख कमाया, कंपनी बी ने 30,000 टीडीएस डिडक्ट किया, तो आपका टोटल सैलरी होता है 11 लाख थ्रू आउट द ईयर, टोटल टीडीएस होता है 70,000। अब आप आईटीआर में दोनों फॉर्म 16 लीजिए, दोनों के सैलरीज एंड एवरीथिंग परक्विजिट्स को कंबाइन करिए, उस पर टैक्स को कैलकुलेट करिए, मतलब दोनों का एक्चुअल टैक्स लेट से आपका 95,000 बनता है, तो आपको एडिशनल 25,000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा ओवर एंड अबव द टीडीएस जो भी आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच रजत। आई एम श्योर कि ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम से जुड़े जो भी आपके कन्फ्यूजन्स, आपके सवाल थे, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन जब हम आईटीआर की बात करते हैं तो ये सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। इस आईटीआर स्पेशल सीरीज़ के अगले एपिसोड्स में हम म्यूचुअल फंड शेयर्स, एफडी, क्रिप्टो टैक्स, टैक्स नोटिस, टैक्स रिफंड, आईटीआर फाइलिंग, इनसे भी जुड़े बहुत सारी जो गलतियाँ हम करते हैं उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस।